वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एमए फर्स्ट ईयर की रिसर्च की क्लास में। मैं डॉक्टर जया भारती। मेरे पुराने बच्चे जिन्होंने मुझसे बीए थर्ड ईयर में पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, पर कुछ बच्चे जैसा कि मुझे पता चला है उन्होंने एमए फर्स्ट ईयर में एएनडी कॉलेज में एडमिशन लिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। किसी कारणवश मैं आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूँ बच्चों, पर इसका आपके सिलेबस पे, आपकी पढ़ाई पे थोड़ा भी असर नहीं पड़ेगा। आपको करना बस इतना है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी नोट्स दे रही हूँ, उनको प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली बनाते चले जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको रिसर्च पढ़ाऊँगी, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। हमें पहले पता होना चाहिए कि रिसर्च है क्या। व्हाट इज़ रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च या जो भी साइंसेस हैं या रिसर्च की जो भी फील्ड है, उसमें बिहेवियरल साइंसेस एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा। बिहेवियरल साइंसेस यानी कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च का। किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एफर्ट ही हमारा रिसर्च कहलाता है। और ये जो रिसर्च होती है, इसमें रिसर्चर एक कंट्रोल्ड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बेस पे कंक्लूज़न निकालता है। और ये जो कंक्लूजन्स होते हैं वो इन्हीं सिस्टमेटिक कंट्रोल एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस पे बेस्ड होते हैं। इसीलिए कर्लिंगर ने भी एक डेफिनेशन दी थी, साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड empirical critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypothesis about the presumed relations among such phenomena। यानी कि जो भी नेचुरल फिनोमिना है उसका सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि घटनाओं के बीच प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप यानी कि आर्टिफिशियल या कल्पित संबंधों के सिद्धांतों और प्राकल्पनाओं, थ्योरीज और हाइपोथेसिस द्वारा निर्देशित होता है यानी कि गाइडेड होता है। दैट इज़ कॉल्ड द रिसर्च। हम बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं। एक एक वर्ड से आप पूरी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ध्यान रख सकते हैं। पहली बात तो जो भी रिसर्च होती है उसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ढूंढने का एफर्ट करते हैं। ये जो रिसर्च होती है हमारी, वो ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती हैं। इसमें रिसर्च में हम घटनाओं यानी कि इवेंट्स और फैक्ट्स की प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि हम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन पे पहुंच सकें। रिसर्च में किसी स्पेसिफिक रूल, थ्योरी और जनरलाइजेशन के डेवलपमेंट पे हम फोकस डालते हैं। रिसर्च की जो भी प्रोसीजर है वो सिस्टमेटिक है, ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी बात की। रिसर्च में आप जानते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं कि पेशेंस की आवश्यकता होती है। रिसर्च में एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, बिना एक्सपर्टाइज के आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च में रेप्लिकेशन यानी कि रिपीटिशन होना चाहिए। रिसर्च में रिसर्चर अपने जो भी रिज़ल्ट उसको मिले हैं उसको एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन द्वारा प्रेजेंट करता है। कभी कभी रिसर्चेस में हमें साहस की भी ज़रूरत होती है कि कई बार हमारे जो प्रॉब्लम है उसका जो नेचर है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते उसको करने के लिए और हम उस एरिया को छोड़ देते हैं। और वहीं कई लोगों में, कई रिसर्चर्स में बहुत ज़्यादा साहस पाया जाता है और वो उस प्रॉब्लम, वो इशू को उठाते हैं, लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। तो हमारी जो रिसर्च है उसमें कई तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं और यही जो रिसर्च है उसका स्वरूप यानी कि नेचर को डिफाइन करती हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम बात करते हैं फ्लॉज ऑफ रिसर्च की।
वैसे तो हम कहते हैं जो हमारी रिसर्चेस हैं वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एम्पिरिकल होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल के आ सके। पर कई बार जो हमारी बिहेवियरल साइंसेस हैं या बिहेवियरल साइंसेस की जो फील्ड हैं उसमें जो प्रॉब्लम है उसका स्वरूप ऐसा होता है कि हमें सिस्टमेटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल चीज़ों के बाद भी एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज डेवलप हो जाते हैं। ये फ्लॉज दो तरह के हैं। पहला फ्लॉज है फ्लॉज रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंसेस, दूसरा है फ्लॉज इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। फ्लॉज रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंसेस यानी कि किसी भी आइडियल रिसर्च सिचुएशन में व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल, सिस्टमेटिक और कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहेवियर का जो नेचर ऐसा होता है कि वो हम उसका जो मेज़रमेंट कर रहे हैं जिस भी बिहेवियर का वो एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि नो स्टडी इज़ आइडियल। कोई भी स्टडी आइडियल नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए इन्होंने 4 क्राइटेरिया बताए हैं। इन क्राइटेरियाज पे कोई भी स्टडी जितनी कम खरी उतरती है उसमें उतने ही ज़्यादा फ्लॉज पाए जाते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ बिहेवियर टू बी स्टडीड, जो भी हम बिहेवियर, जिस भी बिहेवियर हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस भी बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं, उस बिहेवियर का स्वरूप कभी कई बार ऐसा होता है कि हम उसको कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल, सिस्टमेटिक और कंट्रोल तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसमें फ्लॉज डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम थिंकिंग पे स्टडी करना चाहते हैं, पर इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम थिंकिंग को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, हमें कुछ टेस्ट के थ्रू ही थिंकिंग को मेज़र करना पड़ेगा। तो ये पहला है कि नेचर ऑफ बिहेवियर टू बी स्टडीड। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन। रिसर्चर द्वारा स्टडी किए जाने वाले बिहेवियर के लिए जो हमें डिज़ाइन बनाई है, कई बार वो जो डिसीज़न होता है हमारा, वो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि वो सही है, एक्यूरेट है, और हम वहाँ पे फ्लॉज डेवलप कर देते हैं, यानी कि दोषों को डेवलप कर देते हैं। अगर हमें देखना है कि दूरदर्शन देखने के बिहेवियर को हमें स्टडी करना है, और अगर रिसर्चर इस रिसर्च को अपनी लैब में करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन, कई बार डिज़ाइन की वजह से भी फ्लॉज डेवलप होते हैं। टेक्निकल लिमिटेशन, अगर किसी रिसर्चर के पास एक्यूरेट टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है और वो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को स्टडी कर रहा है और उसके लिए उसके पास एप्रोप्रिएट टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज पाए जाएंगे। लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, कई बार हमें कुछ कन्विंसिंग रिजल्ट मिल जाते हैं अपनी रिसर्च में, पर उन कन्विंसिंग रिजल्ट के बेस पे, यानी कि सिर्फ एक पार्ट के कन्विंसिंग रिजल्ट के बेस पे हम पूरी रिसर्च को, पूरी स्टडी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर डालते हैं और फ्लॉज डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया बताए गए हैं। दूसरा है फ्लॉज इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। फ्लॉज इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस में बताया गया है कि हाइपोथेसिस को चेक करते समय, उसकी जांच करते समय आंकड़ों यानी कि डेटा का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम कई तरीके से करते हैं, ताकि हम हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सकें, यानी कि अप्रूव कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कई सारा डेटा तो ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कंफर्म करते हैं रिजल्ट को या हाइपोथेसिस को, और कई सारे डेटा ऐसा होता है जिसकी वजह से हम डिसकन्फर्म कर देते हैं। तो हाइपोथेसिस में डेटा को चेक करने के कई तरीके होते हैं। अगर हम गलत तरीका अपनाते हैं तो अपने आप ही फ्लॉज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम डिसकन्फर्म होने वाले डेटा को अपनाते हैं तो भी फ्लॉज डेवलप हो जाते हैं। जो भी एविडेंसेस जिनके बेस में हम हाइपोथेसिस को चेक कर रहे हैं वो अपने आप में अगर एक्यूरेट नहीं है तो भी फ्लॉज डेवलप होगा, और अगर हम हाइपोथेसिस को, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जिससे कि उसकी कंफर्मेशन या डिसकन्फर्मेशन होता है।
ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे भी हमारे रिसर्च में फ्लॉज डेवलप होते हैं। अब मेन चीज़ है हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है? डी एमेटो ने बताया कि वी मे इंक्लूड अंडर द टर्म साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑल इंक्वायरीज इनटू प्रॉब्लम्स विद इन द स्फीयर ऑफ साइकोलॉजी। डी एमेटो ने कहा था, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत साइकोलॉजी के एरिया के भीतर जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं उन सभी शोधों को रखा जाता है, उन सभी रिसर्चेस को, जितनी भी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी उन सभी को रखा जाएगा साइकोलॉजिकल रिसर्च में। इस तरीके से साइकोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हुई, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सभी हमारे किस में आएंगी? साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी उन्हें हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में स्टडी करेंगे। अब साइकोलॉजिकल रिसर्चेज को दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है थ्योरेटिकल रिसर्च, दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च से तात्पर्य उन सभी तरह की रिसर्चेज से होता है जिसका रिलेशनशिप साइकोलॉजी की डिफरेंट एरिया में थ्योरी के कंस्ट्रक्शन और उसके डेवलपमेंट से हैं। ये दो तरह की हैं, लाइब्रेरी रिसर्च और थ्योरी कंस्ट्रक्शन। अब लाइब्रेरी रिसर्च क्या होती है? लाइब्रेरी रिसर्च या आर्काइवल रिसर्च या पूरा लेख रिसर्च या शोध ऐसी रिसर्चेज होती हैं जो साइकोलॉजी और एजुकेशन में बहुत ही कॉमन हैं। लाइब्रेरी रिसर्च ऐसी रिसर्चेज हैं जिसमें रिसर्चर खुद से डेटा को इकट्ठा नहीं करता, खुद से डेटा को कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एम्पिरिकल प्रिंसिपल्स के अनुकूल प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा और फिर डाइवर्सिफाइड डेटा को मिलाकर एक स्पेसिफिक मीनिंग निकालेगा, यानी कि हिडन मीनिंग निकालेगा और फिर उनको अदर फैक्ट्स के ऊपर जनरलाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लाइब्रेरी गए, आपने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी डेटा अवेलेबल हैं उससे क्या किया? उस डेटा को इकट्ठा किया, फिर उस डाइवर्सिफाइड डेटा को मिला के उसका एक हिडन मीनिंग निकाला, फिर उसको अदर फैक्ट्स पे जनरलाइज किया। ये आपका क्या हो गया? आर्काइवल यानी कि लाइब्रेरी रिसर्च। थ्योरी कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं आप? थ्योरी कंस्ट्रक्शन में जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के नेचर को क्लैरिफाई करने के लिए आप एक थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी के एरिया में जिन भी थ्योरीज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया, डेवलप किया गया, वो बहुत ही इनफॉर्मल थी, क्योंकि उसमें जो भी वेरिएबल्स पाए जाते थे उनको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया, उनके वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया। जैसे विलियम वुंड का ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, हल की रोट लर्निंग थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, ये सब थ्योरीज़ में जो भी वेरिएबल्स पाए जाते थे उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप हैं उनको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया। फिर बाद में जो भी हमारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए हैं उन्होंने वेरिएबल्स को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है और उसके बेस पे एक अच्छी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया है जिससे हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, एम्पिरिकल यानी कि अनुभाविक रिसर्च, एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च। उन मेथड्स या प्रोसीजर से इसका मतलब है, या ये उन मेथड्स और प्रोसीजर से जुड़ी होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जो फैक्चुअल इवैल्यूएशन पे बेस्ड होते हैं। एम्पिरिकल रिसर्चेस ऐसी रिसर्च हैं जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं और जिसमें जो मेथड्स पाए जाते हैं उनका प्रॉब्लम या उनका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉब्लम से, वो फैक्चुअल इवैल्यूएशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये तीन तरह की हैं, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये रिसर्चेस साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, सोशियोलॉजिकल और भी कई एरियाज़ में यूज़ होती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, यानी कि ऐसी रिसर्चेस जिसमें रिसर्चर वेरिएबल्स में बिना किसी मैनिपुलेशन को किए
जो भी सामने इवेंट घट रहा है उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसके बेस पे एक स्पेसिफिक एनालिसिस पर पहुंचता है। यानी खेल के मैदान में बच्चों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना। ये जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है इसमें ऑब्जर्वेशन दो तरह के होते हैं, नेचुरल ऑब्जर्वेशन और लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप जो नेचुरल सेटिंग है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप कंट्रोल्ड सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ये आपने BA थर्ड ईयर में पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन तो करते हैं पर सिलेक्शन के बेस पे नहीं करते। यानी कि सिलेक्शन द्वारा ना करके हम डायरेक्टली यानी कि एक्सपेरिमेंटली हम मैनिपुलेशन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल जिसमें हमने चेंजेस किए हैं उसका दूसरे वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको हम टाइप ई रिसर्च भी कहते हैं। फिर है हमारा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, नहीं ऑब्जर्वेशनल हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल हो गया, कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च अब कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है? इसमें कोरिलेशन रिसर्च में सबसे ज़्यादा क्रॉनबेक और गिलफोर्ड ने रिसर्चेस की हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल्स में वो एक्सपेरिमेंटली ना होके सिलेक्शन के द्वारा होता है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो नेचुरल सिचुएशन में चीज़ों को या प्रॉब्लम को स्टडी करता है और देखता है कहाँ तक एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कोरिलेटेड है। यानी कि एक वेरिएबल में सिलेक्शन द्वारा जो किया गया चेंज है उससे दूसरे वेरिएबल्स में क्या अंतर आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और रिलेशनशिप दोनों ही वेरिएबल्स को लेना है, पर हमें सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्लास सेकंड के बच्चों में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें सिर्फ क्लास 2 के बच्चे लेने होंगे, ना कि अदर क्लासेस के बच्चे। तो सिलेक्शन के द्वारा ही हम यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। फिर है प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। पर्पस के बेस पे दो तरह की रिसर्चेस बताई गई हैं, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसका मेन पर्पस होता है किसी एरिया में एक थ्योरी को डेवलप करना। इस तरह की रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो कुछ व्यक्तियों का सिलेक्शन इम्पार्शियल वे में करता है और उसके बिहेवियर का जो स्टडी है उसको जनरलाइज करता है। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके द्वारा जो भी कंक्लूजन्स या रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में उससे हेल्प मिल रही है या नहीं। उनको बस क्या करना होता है, थ्योरी को डेवलप करना होता है। तो इम्पार्शियली वो सिलेक्शन के द्वारा अपनी चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। ऐसे ही हमारी अप्लाइड रिसर्च जब आती है तो अप्लाइड रिसर्च या फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, तो इसमें रिसर्चर एक सैम्पल का सिलेक्शन करता है। इसमें भी जो सैम्पल सिलेक्शन है वो इम्पार्शियल होगा और उसके बेस पे जो भी कंक्लूजन उसके मिलेंगे उसका जनरलाइजेशन वो एक टारगेट पॉपुलेशन पे करेगा, फिर कुछ इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ करेगा। ठीक है, जिससे उसका पर्पस पूरा हो सके। ये थी आपकी अप्लाइड रिसर्च। फिर हम बात करते हैं, कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में। ये 4 स्टेप्स हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल रिसर्च का कि व्हाट इज़ हैपनिंग। पहला स्टेप कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी जो भी रिसर्च आप कर रही हैं उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। दूसरा स्टेप है प्रिडिक्शन कि आगे जाके क्या ऐसा होगा, इससे रिलेटेड चीज़ें और क्या हो सकती हैं। कंट्रोल, हाउ कैन इट बी चेंज, किस तरह से हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको BA थर्ड में पढ़ाए थे, तो आप इसको मैंने लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और मेन आपको
अपना रिसर्च पे फोकस करना है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है कि रिसर्च क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से फ्लॉज पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और प्योर और फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो।